ओके, सो वेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट कॉस्ट शीट की बात करनी है अपने को। कॉस्ट शीट का मतलब क्या है? इट इज़ नॉट अ लेजर अकाउंट, इट इज़ नॉट अ जर्नल। तो इसमें दो फॉर्मेट रहने वाले नहीं है, मतलब जर्नल का फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और ऐसा कुछ रहने वाला नहीं है। सिमिलरली लेजर जैसा भी कुछ चलने वाला नहीं है कि बाबा लेजर में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, डेबिट क्रेडिट, ऐसा कुछ रहने वाला नहीं है। दिस इज प्योरली मैथमेटिकल फॉर्मेट, एड लेस करने का है। फॉर्मेट में हेडिंग क्या रहेगा हमेशा? कॉस्ट शीट ऑफ अ फैक्ट्री, क्योंकि जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट शीट और कॉस्टिंग एज अ साइंस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, नहीं तो प्रोडक्शन वाला कंपनीज। तो उनके लिए जरूरी है, इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि कॉस्ट शीट ऑफ अ फैक्ट्री फॉर द ईयर एंडेड। तो ये ईयर एंडेड क्या रह सकता है? इट कैन बी एक्चुअली फॉर द ईयर एंडेड और इट कैन बी फॉर द पीरियड एंडेड। कभी 6 मंथ्स का रहेगा, कभी 1 महीने का रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि कॉस्ट शीट हमेशा 1 साल का ही रहना चाहिए। कॉस्ट शीट कैन बी फॉर 1 ईयर और कॉस्ट शीट कैन बी फॉर लेस देन 1 ईयर ऑल्सो। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। कॉस्ट शीट में जनरली 3 अलग अलग कॉलम कंसिडर करते हैं अमाउंट के। एक पर्टिकुलर कॉलम रहेगा, 3 अमाउंट के कॉलम रहेंगे। कॉलम कौन से रहेंगे? रुपीज, टोटल रुपीज एंड पर नेट रुपीज। अब देखने के टाइम आपको लगेगा कि सर आपने जो पर नेट रुपीज का कॉलम बनाया है, सबसे लास्ट में बनाया हुआ कॉलम है जिसके और लोगो दिख रहा है अपने क्लास का, तो कॉलम सर काफी बड़ा है। एक्चुअली स्पीकिंग ये पर नेट का कॉलम मतलब छोटा रहना चाहिए और आपका पर नेट मतलब बड़ा दिख रहा है और रुपीज एंड टोटल रुपीज छोटे दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने पर नेट का कॉलम यूज किया है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनिंग द फॉर्मूले विच आर नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन। एग्जाम में अपने को फॉर्मूले लिखने के नहीं है, एग्जाम में ऑब्वियसली अपने को कैलकुलेशन डायरेक्टली करके उसका आंसर लिखना है। तो एग्जाम में जब हम कॉलम बनाएंगे तो पर नेट का कॉलम छोटा हो जाएगा। अब मैं सिर्फ उसको फॉर्मूला वहीं पे बताने का, इसके लिए फॉर्मेट बनाने के टाइम पर नेट का कॉलम बड़ा बनाया हुआ है। देखो फिर क्या क्या आएगा। सबसे पहले द फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल एंड वी आर अल्टीमेटली गोइंग टू गो टू द सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स। चालू करना है कहां से? रॉ मटेरियल से, और पहुंचना है कहां पे? फिनिश गुड्स के सेलिंग प्राइस तक पहुंचने का है। जाते जाते रास्ते में कौन से लोग अपने को मिलते जाएंगे और उसके हिसाब से अपनी कॉस्ट कैसे बढ़ती जाएगी वो अपने को सीखने का है। तो सबसे पहले कौन आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एड टू दैट परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आप ठीक से देखोगे आपको समझेगा कि जब मैंने रुपीस कॉलम में अमाउंट लिखी है, XX लिखा हुआ है, तब मैंने पर नेट कॉलम में कुछ भी फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं है। और जब मैंने टोटल रुपीस कॉलम में XX लिखा हुआ रहेगा, तब मैंने पर नेट कॉलम में फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसका मतलब हमको पर नेट कब कैलकुलेट करने का रहता है? हमको पर नेट जब टोटल रुपीस कॉलम में आंसर लिखोगे तब लिखने का रहता है। रुपीस कॉलम जो है, पहला वाला कॉलम जो है, दैट इज एन इंटरनल क्लासिफिकेशन कॉलम। इंटरनल क्लासिफिकेशन कॉलम में लिखे हुए अमाउंट का पर नेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आई एम रिपीटिंग फॉर द लास्ट टाइम। रुपीस कॉलम में जो लिखा रहेगा उसका पर नेट कैलकुलेट नहीं करेंगे। टोटल रुपीस कॉलम में जो लिखा है उसी का पर नेट कैलकुलेट करेंगे। हेडिंग में क्या क्या आएगा? हेडिंग में आएगा पहले कॉस्ट शीट, कौन से फैक्ट्री का उसका नाम लिखो, कौन सा पीरियड है, फुल ईयर का है कि हाफ ईयर का है कि 3 महीने का है कि 1 महीने का है वो लिखो। प्रोडक्शन का यूनिट्स कितना है वो लिखो, और सेल्स का यूनिट्स कितना है वो लिखो। ऑल दिस थिंग्स विल बी इन द हेडिंग। फिर कॉलम कौन से रहेंगे? पर्टिकुलर्स, रुपीस, टोटल रुपीज एंड पर नेट रुपीज। और सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसकी जो भी कुछ रकम है, इसका जो भी कुछ अमाउंट है वो अपने को कहां पे लिखने का है? रुपीस कॉलम में लिखने का है। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एड टू दैट परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, वो भी रुपीस कॉलम में ही आ गया। एड टू दैट एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस। एक्सपेंसेस ऑन परचेस मतलब क्या रहेगा? कैरेज इनवर्ड, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस। जहां से हम परचेस कर रहे हैं सप्लायर के फैक्ट्री में से, उसको लोड करके लिया तो उधर कूली चार्जेस पे किया, अपने फैक्ट्री में आ गया उसको अनलोड करके ले लिया तो अनलोडिंग का चार्जेस देना पड़ा। तो वो सब चीजें वहां पे ऐड हो जाएगी। एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस इज इक्वल टू सब टोटल। सब टोटल को मैंने नाम नहीं दिया, देखो जरा, पर्टिकुलर कॉलम वहां पे ब्लैंक रह गया। ओके, सो इज इक्वल टू सब टोटल। So opening stock of raw material, add purchases of raw material, add expenses on purchases is equal to subtotal. Less from that closing stock of raw material is equal to cost of raw material consumed। और मैंने उसको स्पेशल एरो मार्क करके आउटर कॉलम लेके गया हूं। जब मुझे नाम भी लिखने का रहता है और उसके अलावा अमाउंट भी लिखने की रहती है, तो इन दैट केस वी विल यूज दैट एरो मार्क का टेक्निक। याद रखने का कॉस्ट शीट वाला एरो मार्क। आगे भी बहुत सारे फॉरवर्ड में मैं फट से यही बोलूंगा, अरे कॉस्ट शीट वाला एरो मार्क करने का है। इसका मतलब ऑन द सेम लाइन यू आर नॉट गोइंग टू द आउटर कॉलम, यू आर गोइंग टू द आउटर कॉलम इन द नेक्स्ट लाइन बिकॉज यू वांट टू गिव अ स्पेशल नेम टू इट। ओके, सो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये अमाउंट मिल गई है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, आप सोच के बताइए कि रॉ मटेरियल किस लिए कंज्यूम किया जाता है? रॉ मटेरियल जो यूनिट्स बेचा उसके लिए कंज्यूम किया जाता है, कि जिसके लिए जितना फिनिश गुड्स का यूनिट्स प्रोड्यूस किया उसके लिए कंज्यूम किया जाता है। रॉ मटेरियल कंजम्पशन इज रिक्वायर्ड फॉर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड
और यूनिट्स कंज्यूम? व्हाट इज योर ओपिनियन? ओके ओके, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम डोंट वरी, मैं 4 बजे इमीडिएटली लेक्चर को अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, तो आपको देखने को मिल जाएगा। बट टू द एक्सटेंट पॉसिबल प्लीज बी विथ मी, ओके? या ओके, ठीक। टेल मी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम का रिक्वायरमेंट क्या होता है? मतलब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज फॉर व्हाट? फॉर प्रोडक्शन और फॉर सेल्स? प्रोडक्शन। इसके लिए जब उसका पर यूनिट कैलकुलेट करने का है तो वी विल कैलकुलेट पर यूनिट बाय डिवाइडिंग द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम बाय द नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। तो फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल रुपीज जो आया रहेगा वो टोटल रुपीज डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स। एड टू दैट डायरेक्ट वेजेस। फिर डायरेक्ट वेजेस में कभी कभी ऐसा रह सकता है कि कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया, क्योंकि आपने ऊपर लिखा है फॉर द ईयर एंडेड, तो पहले मैं लिख रहा हूं जो डायरेक्ट वेजेस वो डायरेक्ट वेजेस पेड है। सपोज कुछ आउटस्टैंडिंग रहेगा तो ऐड करेंगे, सर प्रीपेड रहेंगे तो माइनस कर दो, टेंशन नहीं, जैसा अपना अकाउंट्स में करते थे सेम टू सेम लॉजिक, क्योंकि इस साल से रिलेटेड जितना डायरेक्ट वेजेस है वही अपने को चाहिए। सो डायरेक्ट वेजेस ऐड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड, जो भी कुछ आंसर आएगा वो आंसर। ऐड टू दैट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी देखो डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट जो है और उसमें आउटस्टैंडिंग ऐड करके हो गया, प्रीपेड रहेगा तो माइनस करके हो गया, फिर वो आउटर कॉलम में चला गया, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस से डायरेक्टली आउटर कॉलम में चला गया, मतलब टोटल रुपीस कॉलम में चला गया है। तो जो टोटल रुपीस कॉलम में रहता है उसका अपने को पर यूनिट कैलकुलेट करने का रहता है। तो उसका पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स करने वाले हैं, क्योंकि वेजेस आर अगेन रिक्वायर्ड फॉर यूनिट्स विच आर प्रोड्यूस्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिक्वायर्ड फॉर यूनिट्स विच आर प्रोड्यूस्ड। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स कंसीडर करना पड़ेगा। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, पहले कौन आ गया? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। ऐड टू दैट क्या कर दिया? डायरेक्ट वेजेस आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। फिर बाद में क्या कंसीडर किया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब तीनों चीजें आ गई है, डायरेक्ट मटेरियल आ चुका है, सिर्फ उसका नाम चेंज करके क्या आ गया है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट वेजेस आ चुका है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ चुका है। इन तीनों के टोटलिंग को हम क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। अभी हमने क्लासिफिकेशन सीखा था, इनफैक्ट हम बोला था प्राइम कॉस्ट के अंदर 3 लोग हैं, अब हम लोग 3 लोगों का टोटलिंग करके प्राइम कॉस्ट फिर से निकाल रहे हैं। तो प्राइम कॉस्ट का फिर से बार अपने को पर यूनिट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे पर यूनिट? प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल प्राइम कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स इज इक्वल टू तुम्हारा प्राइम कॉस्ट तुमको मिल जाएगा। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, ऐड टू दैट फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स उसके अंदर क्या क्या आ सकता है? फैक्ट्री सुपरवाइजर का सैलरी आएगा, फैक्ट्री का रेंट आएगा, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन आएगा, फैक्ट्री का रिपेयर एंड मेंटेनेंस आएगा। प्लीज डोंट बी अंडर रॉन्ग इंप्रेशन कि सर ने वो जो 4 आइटम लिख के दिए उतने ही फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ऐसा कुछ नहीं है। फैक्ट्री में होने वाले सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे आने वाले हैं। हर एक प्रॉब्लम में उसका इन्फॉर्मेशन अलग हो सकता है, अपने को देखने का है कि ये खर्चा कहां पे हो रहा है, कौन सी लोकेशन पे हो रहा है, कौन सी जगह पे हो रहा है। इफ दैट एक्सपेंडिचर इज नॉट डायरेक्टली रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, इट इज इनडायरेक्टली रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन एंड इट इज हैपनिंग इन द फैक्ट्री, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? फिर उसको हम लोग उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स इस हेडिंग के अंदर कंसिडर करेंगे। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स एक हेडिंग है, उसके नीचे अलग अलग आइटम्स आ गए, फैक्ट्री के खर्चे सब इनर कॉलम में लिखे हुए हैं। फिर उसका टोटलिंग में सेकंड कॉलम में लेके गया हूं, फिर उसका टोटलिंग में सेकंड कॉलम में लेके गया हूं। जस्ट अ सेकेंड, ओके अब देखिए, सो टोटलिंग सेकंड कॉलम में आ गया है और सेकंड कॉलम के टोटलिंग को मैं कंसीडर करूंगा डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स इज इक्वल टू उसका पर यूनिट मिल गया। फिर बाद में ऐड जो टोटलिंग करके हो गया उसका नाम रखूंगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्डिंग, वी आर नॉट डायरेक्टली कॉलिंग इट एज फैक्ट्री कॉस्ट, वी आर कॉलिंग इट एज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब बाद में शायद इसमें चेंज होने वाला है, बाद में इसमें कुछ चीजें ऐड होंगी, कुछ चीजें लेस हो जाएंगी, तो अपने को समझेगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना है। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, सबसे पहले कौन आता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस इज इक्वल टू सब टोटल, लेस फ्रॉम दैट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल is equal to cost of raw material consumed, add to that direct wages after considering adjustment of outstanding and prepaid, add to that direct expenses is equal to prime cost, add to that factory overheads is equal to gross factory cost. We are currently dancing in the production area, that's why
हर बार जब मैं टोटल रुपीज कॉलम में चला गया हूं उसका मुझे पर यूनिट कैलकुलेट करने का है, तो द पर यूनिट विल बी ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग द टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स। सो पर यूनिट का सब जगह पे फॉर्मूला एक ही है, टोटल अमाउंट को पकड़ो और उसको प्रोडक्शन से डिवाइड करो। सर सब जगह पे यही फॉर्मूला हमेशा रहेगा क्या? नहीं, आगे जैसे जैसे हमारा कॉस्ट शीट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो पहले इतना पार्ट पूरा लिख के ले लो, इतना लिख के होने के बाद में फिर अगला पॉइंट डिस्कस करता हूं। चलो फटाफट से लिख के ले लिए। ग्रीन कलर के फॉर्मेट की तरफ देखते मत बैठिए, आपको व्हाइट कलर का फॉर्मेट यूज करने का है। घर के लोग फॉर्मेट लिखने का है प्लीज। कुछ डाउट रहेगा तो पूछिए मुझे। कंप्लीट।
क्या डाउट है? नहीं कस ग्रीन वाला नको लिहूस, ग्रीन वाला नको लिहूस, डायरेक्टली बस. This left hand side small font, that is not to be written, that big font to be written. कंप्लीट हो गया? चलो घर के लोग हो गया? अरे शैल आई गो अहेड? आकांक्षा, शैल आई गो अहेड? ओके गुड. चलिए नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट. वो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट जहां पे आए थे अपनी, उसके आगे अपने को क्या करना पड़ेगा? उसके आगे हमको करना है ऐड टू दैट ओपनिंग WIP. नाउ WIP का मतलब क्या है? WIP का मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस. आई रिपीट, WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस. सो ऐड टू दैट ओपनिंग WIP इज इक्वल टू सब टोटल एंड देन लेस फ्रॉम दैट क्लोजिंग WIP इज इक्वल टू फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट. कोई बोलता है फैक्ट्री, कोई बोलता है वर्क्स. इनफैक्ट इंग्लैंड में फैक्ट्री को ही वर्क्स शब्द यूज किया जाता है. सो फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा मतलब क्या है? वर्क्स कॉस्ट है. देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट. अभी जरा ठीक से देखने का है कि जब मैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट लिखा हूं तब उसका फॉर्मूला अपने पास रेडी है पहले से कि टोटल डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स. उसके बाद में जब आप ओपनिंग WIP लिखोगे,
उसका अमाउंट टोटल रुपीस कॉलम में लिखा हुआ है। रूल कहता है कि जब रुपीस कॉलम में अमाउंट लिखी जाती है तो इन दैट केस आपने उसका पर नेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, और जब टोटल रुपीस कॉलम में अमाउंट लिखी जाती है तो आपने उसका पर नेट कैलकुलेट करना चाहिए। अभी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हमने टोटल रुपीस कॉलम में लिखा हुआ है, मतलब उसका एक्चुअली स्पीकिंग पर नेट लिखना चाहिए था। लेकिन डब्ल्यूआईपी का फुल फॉर्म ये होता है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब ना ये प्रोडक्शन कंप्लीटेड यूनिट्स है ना ये प्रोडक्शन इनकम्प्लीट यूनिट्स है। दैट्स वाई हम लोग ओपन इन डब्ल्यूआईपी का पर नेट कैलकुलेट करते नहीं है। उसके बाद में जो सब टोटलिंग आती है उसका भी हम लोग पर नेट कैलकुलेट करते नहीं है। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का भी हम लोग पर नेट कैलकुलेट करते नहीं है। उतना पूरा होने के बाद जो फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट अपने को मिल जाती है उसका हम लोग पर नेट कैलकुलेट करते हैं, और पर नेट का फॉर्मूला क्या बन जाता है फिर? टोटल डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स, क्योंकि अभी भी हम लोग प्रोडक्शन कॉलम में ही है, प्रोडक्शन एरिया में ही है। अकाउंट होता बरोबर, यस सिमिलर यस करेक्ट। सो देन यू विल गेट फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट। कोई बोलता है सर मैं इसको नेट फैक्ट्री कॉस्ट बोलूं क्या? जरूरत नहीं है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और बाद में फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट इसका मतलब डब्ल्यूआईपी एडजस्ट करने का बाकी है, और फैक्ट्री कॉस्ट इसका मतलब डब्ल्यूआईपी एडजस्ट करके हो चुका है। जिस तरह से रॉ मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करते हो और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करते हो, उसी तरीके से ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी माइनस करते हैं, तो अपने को मिल जाएगा वो फैक्ट्री कॉस्ट है। तो अगर आपको याद रहेगा तो लेक्चर के शुरुआत में मैंने बोला था कि हम लोग बोलते हैं एक्स फैक्ट्री सेल प्राइस। तो एक्स फैक्ट्री सेल प्राइस मतलब क्या रहेगा? ये फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट ऐड करके डायरेक्टली प्राइस दे दिया तो हो जाएगा कौन सा तुम्हारा? एक्स फैक्ट्री सेल प्राइस। मतलब उसमें ऑफिस ओवरहेड्स अभी तक ऐड किया हुआ नहीं है, सेलिंग ओवरहेड्स भी ऐड किया नहीं है वगैरह वगैरह। देन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट के बाद में कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो अपने को ऐड करनी पड़ती है। ये चारों कॉस्ट जो है उसको ठीक से याद रखने का, उसका नाम कंपल्सरी याद रहना चाहिए। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर मैंने बोला था कि हर एक प्रॉब्लम में अलग अलग आ सकता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर फैक्ट्री रेंट आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, क्या आएगा वो अलग अलग। लेकिन अब जब मैं ये फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में चार कॉस्ट के नाम लिख रहा हूं तो ये नाम वैसे ही लिखने के, इसमें चेंज करने का नहीं है। कौन से नाम है? क्वालिटी कंट्रोल का कॉस्ट, R&D का कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी का कॉस्ट एंड प्राइमरी पैकिंग का कॉस्ट। ये चार अलग अलग कॉस्ट है। आई एम रिपीटिंग अगेन, पहले कौन? क्वालिटी कंट्रोल, दूसरा कौन? R&D, तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड चौथा प्राइमरी पैकिंग। इसका सबका टोटलिंग करेंगे, लेकिन टोटलिंग को डायरेक्टली आउटर कॉलम में लेकर नहीं जाएंगे, इमीडिएटली उसी के नीचे माइनस करेंगे सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप। काम करते करते फैक्ट्री के अंदर कभी कुछ स्क्रैप जनरेट हो जाता है, उस स्क्रैप को हम लोग बेच देते हैं, रॉ मटेरियल का वेस्टेज जमा हो जाता है उसको भी हम लोग बेच देते हैं, तो उसका जो पैसा आएगा वो इमीडिएटली हम लोग इसमें से माइनस करके दिखाते हैं। अगर आप ठीक से देखोगे आपको समझेगा। बाकी सारे के सारे जो अलग अलग अमाउंट्स थे तो मैं लिखने के टाइम नॉर्मल एक्स लिखता था, लेकिन जब मैं सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट लिख रहा हूं तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाला हुआ है। ब्रैकेट का मतलब ये आंसर अपने को माइनस करने का है, ऐड करने की जरूरत नहीं है। सो क्वालिटी कंट्रोल में R&D ऐड किया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड किया, प्राइमरी पैकिंग ऐड किया और बाद में उसमें से सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट माइनस कर दिया। जो आंसर आएगा वो आउटर कॉलम में चला गया। आउटर कॉलम में फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट तो पहले से थी, उसमें अभी हमने ऐड कर दिया है सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट के बाद का नेट अमाउंट। इस नेट अमाउंट को भी हम लोग पर नेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, नाम रखेंगे टोटल डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? अभी भी हम लोग कौन से एरिया में डांस कर रहे हैं? प्रोडक्शन एरिया में डांस कर रहे हैं। दैट मींस वी आर स्टिल गोइंग टू कंसीडर द सेम फॉर्मूला, टोटल डिवाइड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स। उसके बाद में आएगा नेक्स्ट पॉइंट, सर अभी ये फैक्ट्री कॉस्ट में ये नेट अमाउंट ऐड करके हो गया, तो जो मिलेगा उसका नाम क्या रखने का? उसका नाम रखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नाम में ही लिखा है कि प्रोडक्शन का कॉस्ट है, मतलब डिवाइड कैसे करेंगे? प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करेंगे। सो फॉर्मूला विल बी टोटल डिवाइड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स। ऐड टू दैट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब आपने देखा रहेगा तो तीन अलग अलग टाइप के स्टॉक है। एक कौन सा था? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल के साथ था। दूसरा कौन सा था? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, वो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में आया था। और तीसरा कौन है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये अपना अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में आने वाला है। ओके, सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू सब टोटल लेस फ्रॉम दैट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जो बचेगा उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से अपने को कहां पे जाने का है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक जाने का है। कैसे जाएंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू सब टोटल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसको मैंने लाल कलर का एक बॉक्स ड्रॉ करके रखा है बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट शीट। यहां पे आपके फॉर्मूले बार बार चेंज हो जाते हैं।
इस लाइन के पहले, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के पहले हमेशा एक ही फॉर्मूला था, टोटल अपॉन प्रोडक्शन यूनिट्स. लेट इट बी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, लेट इट बी डायरेक्ट वेजेस, लेट इट बी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेट इट बी प्राइम कॉस्ट, लेट इट बी फैक्ट्री ओवरहेड्स, लेट इट बी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. सब जगह पे मैं क्या बोलता था, फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी मैंने क्या बोल दिया, टोटल डिवाइड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स. लेकिन इसके आगे जब मैं बोलूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के अमाउंट को किससे डिवाइड करने का है, इट शुड बी डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स एंड नॉट बाय प्रोडक्शन यूनिट्स. आई रिपीट, ओपनिंग स्टॉक का जो टोटल अमाउंट अपने पास दिया हुआ रहेगा, प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा, उसको आप पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हम उसे प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड नहीं करेंगे, हम उसे ओपनिंग स्टॉक के यूनिट से डिवाइड करेंगे. समझा मैं कैसे बोल रहा हूं. उसके बाद में कौन आएगा आपका सब टोटल. अभी सब टोटल का पर यूनिट कैलकुलेट करना क्या, अगेन यू हैव टू बी केयरफुल. उसका फॉर्मूला क्या आएगा फिर, टोटल डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन का यूनिट्स प्लस ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स. क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अमाउंट में ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट ऐड किया हुआ है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड किया था, ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग स्टॉक यूनिट से डिवाइड किया था, तो सब टोटल के लिए इन दोनों के यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई फॉर्मूला बन गया है टोटल डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स. समझा मैं कैसे बोल रहा हूं. उसके बाद में आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. नाउ लेट बी केयरफुल अबाउट दिस. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के लिए मैंने एक ब्लैक कलर का एरो मार्क करके दिखाया हुआ है. वो कहां से निकला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के वहां से निकला है, और ऐसा नीचे घसरगुंडी करके आ गया है और यहां पे आके बैठ गया. उसका नाम रखा है मैंने सीपीयू. सीपीयू म्हणजे काय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट. नाउ इफ यू अप्लाई योर माइंड, थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ माइंड चाहिए मुझे. आपने मेरे ख्याल से फाउंडेशन कोर्स में शायद फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज ऐसा कुछ तो सीखा रहेगा. फीफो का फुल फॉर्म क्या बताओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीफो, व्हाट इज द वर्डिंग हैपन, मतलब वो आपने फुल फॉर्म तो बता दिया, उसका मतलब क्या होता है. लेकिन जो स्टॉक आपके पास पहले आया था वो हमेशा बाहर पहले जाएगा, और जो स्टॉक आपके पास बाद में आया था वो आपके पास से बाद में चला जाएगा. जो पहले आया था वो पहले जाएगा, और जो बाद में आया था वो बाद में जाएगा, उसको हम कहते हैं फीफो. तो जनरली इफ नथिंग इज मेंशन्ड, आई रिपीट, जनरली if nothing is mentioned, then in cost sheet we assume कि the factory must be following FIFO system. अगर फैक्ट्री FIFO सिस्टम को फॉलो कर रही है, तो अभी सोच के देखो, मैंने पहले लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बाद में लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. भले ही मैंने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बाद में लिखा रहेगा, तो भी उसका नाम ही है ओपनिंग स्टॉक, मतलब अपने पास पहले से पड़ा हुआ था. क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूं. अगर उसका नाम ही ओपनिंग स्टॉक है, मतलब वो इस साल में प्रोड्यूस नहीं किया है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो इस साल में प्रोड्यूस किया वो, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मतलब जो लास्ट ईयर में प्रोड्यूस करके रखा था लेकिन लास्ट ईयर में बेचा नहीं गया, इसके लिए अपने गोडाउन में पड़ा हुआ है, और उसका नाम अभी हमने बोलकर रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. तो भले ही लिखने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले आया रहेगा और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बाद में लिखा हुआ रहेगा, तो भी बाहर जाने के टाइम, बेचने के वक्त हम लोग गारंटी से ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ही बेचे हुए रहेंगे. तो अगर अपने पास अभी क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ रहेगा, तो वो क्लोजिंग स्टॉक 100% किस में से बचा हुआ रहेगा, करंट ईयर के प्रोडक्शन में से बचा हुआ रहेगा. इसके लिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का पर नेट अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू सीपीयू. सीपीयू म्हणजे काय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर नेट. समस्या में क्या म्हणत होते. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल. इसका मतलब क्या है, इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन वी अज्यूम दैट द फैक्ट्री इज फॉलोइंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फीफो मेथड. इसके लिए हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हमको किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है. हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट सीपीयू. ऊपर से नीचे लेके आएंगे, काम खत्म हो जाएगी. फिर इतना बनाया था प्रोडक्शन, इतना अपने पास रेडी था ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसमें से इतना ही बच गया है, तो बाकी का क्या हुआ. अरे इतना सारा बनाया था और पहले से इतना अपने पास रेडी था, तो इतने दोनों अपने पास बचने चाहिए फिर. लेकिन बचे हुए दोनों नहीं बचे, सिर्फ इतना से ही बच गया. मैं बोलूंगा फिर बाकी का किधर गया, बाकी का हमने बेचा रहेगा. बाकी का बेचा रहेगा मतलब उसका नाम क्या रखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अगर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसका मतलब अभी नया एरिया चालू हो गया. नए एरिया का नाम क्या है, सेल्स का एरिया. रेड बॉक्स के ऊपर हमेशा फॉर्मूला ही टोटल अपॉन प्रोडक्शन यूनिट्स. रेड बॉक्स के नीचे, अब अगले पेज पे आएगा वो, वहां पे हमेशा फॉर्मूला रहेगा टोटल अपॉन सेल्स यूनिट्स. और रेड बॉक्स के अंदर लिटरली हर एक लाइन पे फॉर्मूला चेंज हो रहा है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में टोटल अपॉन प्रोडक्शन पर यूनिट, ओपनिंग स्टॉक के लिए टोटल अपॉन ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स, सब टोटल के लिए टोटल अपॉन ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स.
क्लोजिंग स्टॉक के लिए सीपीयू अँड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए टोटल अपॉन सेल्स युनिट्स. सगळ्यांना कळते मी काय सांगितलं ते? चलो फटाफट इतना पूरा कर लो, आगे कंटिन्यू करो. नया फॉर्मेट में अपना, उसी फॉर्मेट में आगे कंटिन्यू करो. ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, उसके बाद का सब टोटल एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, तीनों का पर यूनिट कैलकुलेट करते नहीं है. गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए वहां पे एनए लिख के रखो. एनए मतलब नॉट एप्लीकेबल.
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर नेट। कंप्लीट हो गया सबका? घर के बच्चे, शैल आई गो अहेड? Okay. Then comes the next part. Next part is on cost of goods sold. रेडी होगी तुम्हारी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आगे अपने को ऐड करने का एडमिनिस्ट्रेशन ओव्हरहेड्स और बाद में ऐड करने का सेलिंग ओव्हरहेड्स. ॲडमिनिस्ट्रेशन ओव्हरहेड्स म्हणजे ऑफिसमध्ये झालेले खर्च. कोणी म्हणते ऑफिस ओव्हरहेड्स, कोणी म्हणते ॲडमिनिस्ट्रेशन ओव्हरहेड्स, कोणी म्हणते जनरल ओव्हरहेड्स. इट इज वन एंड द सेम. तो कभी कभी प्रॉब्लम बोलेगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, कभी बोलेगा जनरल ओवरहेड्स, कभी बोलेगा ऑफिस ओवरहेड्स. डरना मत, वो एक ही चीज है. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आगे लेकिन अपना याद रखने का है कि नाउ वी हैव एंटर्ड इन द सेल्स एरिया. उसके पहले क्या था अपना प्रोडक्शन एरिया. इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता था हमेशा? टोटल अपॉन प्रोडक्शन यूनिट्स. और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आगे क्या रहेगा? टोटल अपॉन सेल्स यूनिट्स. बीच में कहां से लेकर कहां तक? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लेकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक. प्रोडक्शन में टोटल अपॉन प्रोडक्शन यूनिट्स. ओपनिंग स्टॉक के लिए टोटल अपॉन ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स. सब टोटल के लिए टोटल अपॉन ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स. क्लोजिंग स्टॉक के लिए सीपीयू. और बाद में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी तो आगे टोटल अपन सेल्स यूनिट से खेलते जाने का है. और वहां पे क्या आएगा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. उसमें ऑफिस सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस रेंट, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ऑफिस डेप्रिसिएशन. ऑफिस से रिलेटेड जो जो खर्चा है सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा. उसका टोटलिंग करेंगे, नाम रखेंगे टोटल अपॉन सेल्स यूनिट्स. उसके बाद में आएगा एड सेलिंग ओवरहेड्स. सेलिंग ओवरहेड्स में क्या क्या आएगा आपका? सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन कमीशन, सेकेंडरी पैकिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्समैन ट्रैवलिंग. प्राइमरी पैकिंग इधर था. प्राइमरी पैकिंग इधर आया था. सर प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग में क्या फर्क है? लेट अस टेक ए सिंपल एग्जांपल. पार्ले जी का पैकेट, हम जब दुकान में जाते हैं पार्ले जी का पैकेट लेने को, तो अपने को छुट्टा एक एक बिस्किट देते हैं कि वो पैकेट देता है? पैकेट देता है. तो उसके ऊपर एक पैकिंग रहता है, तो दैट इज प्राइमरी पैकिंग. लेकिन दुकानदार के पास जब पार्ले जी फैक्ट्री से बिस्किट्स आते हैं तो एक एक पैकेट करके नहीं आता, उसके ऊपर एक बॉक्स रहता है उनका, तो दैट इज सेकेंडरी पैकिंग. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट? बिस्लरी बॉटल हम लोग लेने को जाते हैं तो बिस्लरी बॉटल क्या है? पानी का, वो प्राइमरी पैकिंग है. लेकिन दुकानदार के पास बिस्लरी बॉटल कैसे आती है? उसका एक प्लास्टिक रैपर में बांध कर रखा रहता है, एक बड़ा वाला बैग रहता है फिर उसका. तो इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी पैकिंग. सेकेंडरी पैकिंग शुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स एंड प्राइमरी पैकिंग शुड बी कंसिडर्ड आफ्टर फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके. सो सेकेंडरी पैकिंग ऐड करेंगे, एडवर्टाइजिंग ऐड करेंगे, सेल्समैन ट्रैवलिंग का खर्चा रहेगा ऐड करेंगे. सबका टोटलिंग सेकंड कॉलम लेके जाएंगे. अभी टेंशन नहीं है ना, सेल्स का एरिया. तो फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल अपॉन सेल्स यूनिट्स एंड टोटल अपॉन सेल्स यूनिट्स. क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? फिर बाद में कौन आएगा तुम्हारा? कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए फिर से बार टोटल अपॉन सेल्स यूनिट्स. बाद में ऐड टू दैट प्रॉफिट विच इज द बैलेंसिंग फिगर. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इज इक्वल टू सेल्स. क्योंकि सेलिंग प्राइस जनरली अपने को दिया हुआ रहता है. नहीं सर सेलिंग प्राइस दिया हुआ कैसे रहेगा? अपने को कैलकुलेट करना है. यस, दो तरीके के प्रॉब्लम रहेंगे. कभी कभी प्रॉब्लम बोलेगा कि सेलिंग प्राइस रेडीली अवेलेबल है, आपको सिर्फ बताना क्या कि प्रॉफिट कितना हो सकता है अगर ये सेलिंग प्राइस रखेंगे तो.
या फिर दूसरा, आप सेलिंग प्राइस कितना बढ़ाने का बताओ, अगर हमको 10% प्रॉफिट चाहिए रहेगा तो कभी कभी अपने को प्रॉफिट का इन्फॉर्मेशन देंगे, सेलिंग प्राइस विल बी बैलेंसिंग फिगर, कभी कभी अपने को वो सेल्स का इन्फॉर्मेशन देंगे तो प्रॉफिट विल बी बैलेंसिंग फिगर। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? चलो फटाफट से पूरा कर लो। तुम्ही फॉर्म भरला करे, मला वाटतं तुझा करायची गरज नाही का, तुझा ऑलरेडी ईमेल अकाउंट क्रिएट केलेला आहे, तरी पण तो फॉर्म भरून ठेव, मला सोपं जाईल काम करण्यासाठी, विल बी इझी. तुम्हाला मी याच्यावरती व्हॉट्सअपवरती लिंक पाठवली आहे ना. तू मॅडमकडे सी ए फाउंडेशनच्या टेस्टला नव्हतास का? तू नव्हतास का? तुला पाठवलं, नो प्रॉब्लेम, आय सेंड इट टू यू. तुम्हाला सगळं लिंक मिळाली का तुम्हाला तिघांना?
नाही. तू मॅडमकडेच्या कुठल्या ग्रुपमध्ये नव्हतीस का? फाउंडेशनच्या ग्रुपला मी टाकलंय. फाउंडेशनच्या ग्रुपला मी टाकलंय. फाउंडेशनच्या ग्रुपला टाकलंय मी. चल, हैव यू कंप्लीटेड द फॉर्मेट? चलो अभी फटाफट से क्या करेंगे, पूरा फॉर्मेट देखने का कोशिश करेंगे एक साथ. अभी तो 3 अलग अलग स्लाइड में डिवाइड किया था, तो उसको हम लोग एक साथ देखने का कोशिश करेंगे. इट विल बी इजी फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मैं कम से कम 3 बार फॉर्मेट रिपीट करने वाला हूँ, क्योंकि ये फॉर्मेट अभी अपने को बहुत सारे प्रॉब्लम में लगने वाला है. ओके, पहला पार्ट क्या रहेगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, एड एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस इज इक्वल टू सब टोटल लेस फ्रॉम दैट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम. एड टू दैट डायरेक्ट वेजेस आफ्टर कंसिडरिंग आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड. आउटस्टैंडिंग रहेगा तो ऐड करने का है, प्रीपेड रहेगा तो माइनस करने का है. वट एवर रिमेन्स दैट विल बी कंसिडर्ड एज, वो आउटर कॉलम में आएगा. बाद में ऐड टू दैट डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट बाद में ऐड करेंगे, ऐड टू दैट फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर क्या क्या आएगा आपका? दुनिया भर का अलग अलग फैक्ट्री का खर्चा आ सकता है. फॉर एग्जांपल फैक्ट्री डिप्रिसिएशन, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिसिएशन, फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, फैक्ट्री पावर, फैक्ट्री गैस एंड वाटर, अलग अलग खर्चे आ सकते हैं फैक्ट्री से रिलेटेड. वो सारे का सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएंगे. फिर प्राइम कॉस्ट में वो ऐड करने का, उसका टोटलिंग करेंगे, नाम रखेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर बोलेंगे ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी इज इक्वल टू फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट. फैक्ट्री बोलते हैं या फिर वर्क्स बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही है. फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट के बारे में बोलेंगे ऐड क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ऐड R&D का कॉस्ट, ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एक्टिविटी. सर ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है? क्वालिटी कंट्रोल तो समझ में आता है कि वो फैक्ट्री में जो भी कुछ बन गया है, डब्ल्यूआईपी हटा दिया हमने, अभी ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी पूरा करके हो गया. अब जो बच गया वो कौन है? तुम्हारे फिनिश गुड्स है. अगर ये तुम्हारे फिनिश गुड्स है तो ये डायरेक्टली हम लोग पैकिंग करके सेल्स करने वाले नहीं है. हम पहले चेक करेंगे सबका क्वालिटी बराबर है कि नहीं करके. अगर क्वालिटी खराब रहेगा और ऐसी पैकिंग करके बाहर चला गया तो देन देयर इज अ चांस दैट बाद में वो कंडीशंस एंड वारंटीज, याद है क्या आपको? इम्प्लॉयड कंडीशंस, इम्प्लॉयड वारंटीज, गुड शुड बी मैचिंग एज पर देयर डिस्क्रिप्शन, फाउंडेशन में सिखाया था ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट में. तो झंझट आ जाएगा बाद में. तो हम लोग डायरेक्टली उसको पैकिंग करके सेल्स करने को भेजते नहीं है. हम पहले क्या करते हैं? उसका क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा करते हैं, तो ऐड हो जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में. R&D का कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अगर कुछ खर्चा किया रहेगा तो वो भी ऐड करने का. ऍडमिनिस्ट्रेशन ओव्हरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऍक्टिव्हिटी, म्हणजे प्रोडक्शन ऍक्टिव्हिटीसाठी जर का समजा तुमचा काही काउंटिंग हाऊस आहे. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ काउंटिंग हाऊस? रॉ मटेरियल आपण इश्यू करतो आहोत कोणाला? वर्कर्सना. तर त्याला किती रॉ मटेरियल दिलेलं आहे आणि त्याने परत किती फिनिश गुड आणून दिलेले आहेत, काउंटिंग हाऊस म्हणतात त्याला. समजलं का? किंवा वर्कर किती वाजता आला, किती वाजता गेला, ह्याचा आपण टाइम मशीन मेंटेन केलेला आहे. त्याचं पंच कार्ड होतं, त्यात चेकिंग होतं किती वाजता आला, किती वाजता गेला, बायोमेट्रिक सेन्सर असतील वगैरे वगैरे, आणि त्याचा रिपोर्ट बनवतो. तर तो रिपोर्ट बनवणारा जो माणूस आहे तो ऑफिसमध्ये बसत नाही, फॅक्टरीमध्ये बसतो. ही इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द ऍक्च्युअल डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी. ही इज ऑल्सो नॉट डूइंग द वर्क ऑफ सुपरविजन. ही इज डूइंग द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट. कौन सा वर्कर ने छुट्टी लिया, उसका लीव एप्लीकेशन को बाबा ऑफिस में भेजने का है. वर्कर कितना बजे आया, कितना बजे गया, ओवर टाइम किया कि नहीं किया, रॉ मटेरियल कितना दिया था, फिनिश गुड्स कितना वापस दिया हुआ है, कितना वेस्टेज करता है, वो सब चीजें रिकॉर्ड करने का काम कर रहा है. तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है. बट दिस इज नॉट एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू सेल्स और मैनेजिंग द ऑफिस और प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स. दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन टू कंट्रोल द फैक्ट्री. That's why it is considered here. समझते हैं? Administration overhead related to production activity and add to that primary packing, deduct from that sales of byproduct और scrap. तो आउटर कॉलम में चला गया. फिर आउटर कॉलम में ऊपर कौन बैठा था? फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट बैठा था. उसमें ये बाकी के 4 चीजें आफ्टर डिडक्टिंग सेल ऑफ स्क्रैप आ चुकी है. 4 चीजें कौन सी है फटाफट से देखेंगे फिर से एक बार. क्वालिटी कंट्रोल, R&D, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्राइमरी पैकिंग. ये 4 चीजें ऐड करनी है और माइनस क्या करना है? सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट माइनस करना है या फिर स्क्रैप माइनस करना है. फिर वो वो फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करने का, जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. Add to that opening stock of finished goods, less from that closing stock of finished goods is equal to cost of goods sold. Add to that administration overheads, add to that selling overheads is equal to cost of sales. Add to that profit is equal to sales. फिर से बार देखेंगे फटाफट से. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस इज इक्वल टू सब टोटल, लेस फ्रॉम दैट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड आगे क्या कंसिडर करेंगे हम लोग? Add to that direct wages including prepaid and after considering prepaid and outstanding. जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अभी कुछ नाम देने का जरूरत नहीं है. Add to that direct expenses is equal to prime cost. Add to that
factory overheads is equal to gross factory or works cost. Add to that opening stock of WIP less from that closing stock of WIP is equal to factory or works cost. Add to that quality control, R&D, administration overheads related to production, primary packing less from that sale of byproduct or sale of scrap is equal to cost of production. Add to that opening stock of finished goods less from that closing stock of finished goods is equal to cost of goods sold. Add to that administration overheads, add to that selling overheads is equal to cost of sales, add to that profit is equal to sales. चलो लास्ट टाइम फटाफट से रिपीट करेंगे फिर से एक बार. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल is equal to cost of raw material consumed. Add to that direct wages after considering adjustment of prepaid and outstanding. Add to that direct expenses is equal to prime cost. Add to that factory overheads is equal to factory or works cost, gross factory cost. Add to that opening WIP less from that closing WIP is equal to factory or works cost. Add to that quality control, R&D, administration overheads related to packing and primary packing. उसके बाद में लेस फ्रॉम दैट सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट और सेल ऑफ स्क्रैप, जो बचेगा उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ऐड टू दैट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस फ्रॉम दैट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स लेस ऐड सेलिंग ओवरहेड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स. ऐड टू दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. और अभी उसका पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करने का. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का पर यूनिट नहीं आता है क्योंकि रुपीस कॉलम में है. परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल का पर यूनिट नहीं आता है क्योंकि रुपीस कॉलम में है. कैरेज इनवर्ड फिर एक्सपेंस ऑन परचेस का पर यूनिट नहीं आता है क्योंकि रुपीस कॉलम में है. इज इक्वल टू सब टोटल का भी पर यूनिट नहीं आता है. लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो भी कुछ है उसका भी पर यूनिट नहीं आता है. फिर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम सेकंड कॉलम में चला जाता है, उसका अपने को पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ेगा. वी आर डांसिंग इन द प्रोडक्शन एरिया, मतलब डिवाइड करेंगे टोटल अपॉन प्रोडक्शन यूनिट्स. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कौन सा रहेगा आपका. ऐड टू दैट डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस ऐड करेंगे तो क्या कंसिडर करना पड़ेगा, उसका पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे. टोटल डिवाइड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स. ऐड टू दैट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर से एक बार टोटल डिवाइड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स. प्राइम कॉस्ट टोटल डिवाइड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स. ऐड टू दैट फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो सब टोटलिंग आ रहा है सेकंड कॉलम में टोटल डिवाइड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स इज इक्वल टू ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, फिर से एक बार टोटल डिवाइड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स. ऐड ओपनिंग WIP नॉट एप्लीकेबल पर यूनिट इज इक्वल टू सब टोटल पर यूनिट नॉट एप्लीकेबल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP पर यूनिट नॉट एप्लीकेबल. समझ में क्या मिनट होते हैं. उसके बाद में अगला पॉइंट कौन सा रहेगा, फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट. अब बोलेंगे ठीक है फिर से बार प्रोडक्शन एरिया में आज चलोगे हम लोग, तो टोटल अपॉन प्रोडक्शन यूनिट्स. ऐड टू दैट R&D क्वालिटी कंट्रोल, R&D, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू पैकिंग एंड प्राइमरी पैकिंग. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन और बाद में प्राइमरी पैकिंग लेस फ्रॉम दैट सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट. वो सब जो भी कुछ नेट आंसर आएगा वो सेकंड कॉलम में जाएगा. सेकंड कॉलम को फिर से एक बार टोटल डिवाइड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स इज इक्वल टू cost of production total divided by production. Add to that opening stock of finished goods total upon opening stock units is equal to subtotal total upon opening stock plus production units. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के लिए CPU ऊपर से नीचे एरो मार्क करके घसरगुंडी करके लेके आने का है. फिर जो बचेगा उसको बोलेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको बोलेंगे टोटल अपॉन सेल्स यूनिट्स. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स टोटल अपॉन सेल्स यूनिट्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स टोटल अपॉन सेल्स यूनिट्स. प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल अपॉन सेल्स यूनिट्स एंड सेल्स इज इक्वल टू टोटल अपॉन सेल्स यूनिट्स. सबको समझा. सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट. हर एक पड़ाव पे, हर एक मोड पे, हर एक लेवल पे कौन सा खर्चा ऐड होते गया अपने को समझ में आ रहा है. सो इफ आई वांट टू स्पेसिफाई दैट, मुझे अगर गुड्स को यहीं पे बेचने का, मैं बोलूंगा फिर इतना अमाउंट है, इसमें तुम्हारा एडमिशन ओवरहेड ऐड नहीं करने का, कुछ नहीं करने का. तो नाउ हियर यू कैन सी कि अगर सपोज FC कॉलेज के वहां पे हम लोग FC कॉलेज रोड पे घूमते हैं, वहां पे कभी कभी कोई गली गली में पानीपुरी वाला लोग खड़ा रहता है. आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दैट पर्टिकुलर थिंग और नॉट. उसके पास का पानीपुरी का कीमत कम रहता है. और वही अगर तुम आगे जाओगे FC कॉलेज के एग्जैक्टली सामने उधर गणेश भेड़ है, बराबर, तो गणेश भेड़ का जो पानीपुरी है उसका प्राइस ज्यादा रहेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो पानीपुरी का ठेला वाला है उसको मैक्सिमम कौन सा खर्चा करना पड़ता है, डायरेक्ट मटेरियल, और कौन सा डायरेक्ट वेजेस, और कौन सा रहेगा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब अगर कुछ बाबा वो स्पेशल पैकिंग करके लेके आता है वहां तक बराबर से, उसके लिए बाकी कुछ खर्चा नहीं उसको. बाद में उसको रेंट नहीं है क्योंकि वो रास्ते पे खड़ा है. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट? उसका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, उसका बाकी का वेजेस वगैरह कुछ है नहीं, तो उसका खर्चा अपने आप कम है. दैट मींस ही कैन स्पेसिफाई दैट सर मेरा खर्चा यहीं पे खत्म हो जाता है, मुझे ऑफिस ओवरहेड्स नहीं, मुझे सेलिंग ओवरहेड्स नहीं, मुझे बाकी कुछ झंझट नहीं. लेकिन अगर गणेश भेड़ रहेगा तो उसको दुनिया भर का झंझट है. एक तो दुकान में उसका कैशियर अलग बैठा है, यहाँ पे कैसा कैशियर वही है और पानी भी देने वाला भी वही है. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? वहां पे क्लीन करने वाला लोग अलग बैठा है गणेश भेड़ में, तो उनको क्लीन करने वाले का सैलरी देना पड़ता है. कैशियर पे बैठा है उसका सैलरी देना पड़ता है. दुनिया भर का अलग अलग, ऊपर से दुकान का लाइटिंग,
दुकान का बाहर 1976 से गणेश भाई आपको पानी पूरी खिला रहा है करके उसका बोर्ड, फिर उसका कोई नियॉन साइन बनाएगा, तो वो सब चीज़ें क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ। फिर उधर और कुछ अलग अलग चीज़ें बनाएगा, और ये क्या बोलेगा, मैं सिर्फ पानी पूरी देता हूँ, चलो मैक्सिमम भेलपूरी दे दूंगा, बाकी कुछ है नहीं। गणेश भाई बोलेगा आपको सब चीज़ें दूंगा, तो उसके हिसाब से उसका बाकी का सब अलग अलग मछली बन जाएगा। वो क्या, वो उसका क्या स्पाइरल रहता है, आलू का स्पाइरल वगैरह कुछ बेचता है, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए ऑयल रखना पड़ता है वहाँ पे। ये पानीपुरी वाले को झंझट नहीं है, गैस का सिगड़ी लेने का कुछ नहीं। सो ऑटोमेटिकली उसका खर्चा कम हो जाता है। सो ऑटोमेटिकली ही कैन चार्ज लोअर सेलिंग प्राइस एज कंपेयर टू गणेश भाई। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। सो इफ आई एम कंसिडरिंग कि बाबा देखो मैं तुम लोग को सिर्फ ऑफलाइन लेक्चर दूंगा तो मेरा खर्चा कम हो जाएगा, मैं अगर बोलूंगा मैं ऑफलाइन भी लेक्चर दूंगा और ऑनलाइन भी लेक्चर दूंगा, मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। तो खर्चा जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उसके हिसाब से काम चेंज होते जाएगा। मैं बोलूंगा नहीं मेरा ऑफिस अलग है, फिर ऑफिस का स्टाफ का सैलरी मैं तुम्हारे पास से वसूल करने वाला हूँ। मे बी मैं सबके पास से पूरा सैलरी वसूल नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा अमाउंट वसूल करूंगा, बट दैट इज गुड टू हैपन। समझना मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो जैसे जैसे तुम्हारा प्रोडक्ट में तुम अलग अलग नया नया चीजें ऐड करते जाते हो फॉर द पर्पज ऑफ कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ते जाता है। समझना मैं कैसे बोल रहा हूँ। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसके लिए अगर आप दुकान में जाके शक्कर परचेस करते हो, दुकान में जाके अगर आप गुड़ परचेस करते हो तो उसका प्राइस अलग होता है, बट जहां पे शक्कर का फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री है, उधर जाके परचेस करोगे उसका प्राइस कम रहेगा, बिकॉज देन देर आर नो सेलिंग ओवरहेड, देर आर नो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो जब आप फैक्ट्री आउटलेट सेल करके देखते हो वहां पे कीमत हमेशा कम रहेगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट। और जहां पे आप बोलते नहीं फैक्ट्री आउटलेट सेल नहीं बाबा, ये नॉर्मल दुकान में होलसेल रिटेल ऐसा करते करते आगे आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली प्राइसिंग चेंज हो जाएगी। गॉट आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई। कौन से लेवल पे कौन सा खर्चा ऐड हो रहा है समझ में आ रहा है। बस दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड। अभी कल क्या करेंगे हम लोग, एक्चुअल प्रॉब्लम चालू करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आपको मैंने ऑलरेडी नोट्स दिया हुआ है, ये नोट्स लेके आने का है, और अपने जो दोस्त लोग हैं उनको बोल देने का कि क्लास में आके नोट्स कलेक्ट करके जाओ। यहाँ से बैठोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। और अगर घर से अटेंड करते रहोगे तो बी केयरफुल, बाकी कुछ नहीं। क्लियर ऑल ऑफ यू। कल के